सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक पेनिसिलियम। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेनिसिलियम का सेकेंड भाग है जो कि बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत आता है। हमने इससे पहले पेनिसिलियम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम में किस प्रकार से जनन होता है। तो विद्यार्थियों, पेनिसिलियम नामक कवक में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज की इस क्लास में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कवक में कायिक जनन मुख्य रूप से विखंडन विधि द्वारा होता है, या हम खंडन कह सकते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक छोटा सा कवक तंतु जो कि पट्टीय प्रकार का होता है, ऐसा हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर देखा था। ये कवक तंतु कई खंडों में, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है। प्रत्येक एक कवक तंतु के अंदर 4 खंड या 5 खंड पाए जा सकते हैं या पट पाए जा सकते हैं। अब ये प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र रूप से नए कवक के रूप में व्यवहार करता है और नए कवक का निर्माण करता है। इस प्रकार से कवकों में खंडन विधि के द्वारा जनन एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अधिकांश कवक इस विधि का उपयोग जनन हेतु करते हैं। दूसरी विधि है जो मुख्य विधि है, जिसके कारण ही इस कवक का नाम आर्टिस्ट ब्रश के नाम पड़ा है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कवकों में अलैंगिक जनन कॉनिडियम द्वारा होता है या चल बीजाणु द्वारा होता है, या चल बीजाणु द्वारा होता है, एक क्लेमाइडोस्पोर द्वारा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेनिसिलियम भी एक नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उन्हीं नॉन मोटाइल स्पोर को कॉनिडियम कहते हैं। जैसा कि हमने एल्बुगम पढ़ा था, उसमें भी कॉनिडियम के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार पाया जाता था। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कौन सा होगा? कॉनिडियम के द्वारा। अब इस कॉनिडियम के द्वारा ये जनन करता कैसे है, इसकी प्रोसेस कैसे होगी? तो सामान्य तौर पर अलैंगिक जनन के समय कवक तंतु से कुछ ऊर्ध्वाधर तंतु निकलते हैं, जिसको कॉनिडियम फोर कहते हैं या कॉनिडियम धर के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉनिडियम या कॉनिडियोफोर, या हिंदी में कहें इसको तो कॉनिडियम धर कहलाता है। ये कॉनिडियम धर शाखित और अशाखित प्रकार का पाया जा सकता है। जैसे इसके अंतर्गत ये 3 भागों में विभक्त है, शाखित है, कभी कभी ये अशाखित भी होता है। तो अशाखित प्रकार का कॉनिडियम धर मुख्य रूप से पेनिसिलियम थोमाई में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? पेनिसिलियम थोमाई के अंदर पाया जाने वाला कॉनिडियोफोर होता है, वो अशाखित होता है, और अधिकांश के अंदर ये शाखित प्रकृति का पाया जाता है। पेनिसिलियम एक्सपेंसम नामक स्पीशीज में ये कॉनिडियोफोर छोटी छोटी शाखाओं से निर्मित होता है। इन शाखाओं को क्रमशः रेमस, मेटोली और फेलिडस या स्टर्मेजियत कहते हैं। किस में पाया जाएगा? पेनिसिलियम एक्सपेंसेंस में क्या होगा? रेमस, मेटोली और फेलिडस होता है। फेलिडस को हिंदी में इसको प्रांगुल के नाम से जाना जाता है। अब ये रेमस पहले 2 भागों में डिवाइड होगा, मेटोली कहलाएगी, मेटोली फिर 2 भागों में डिवाइड होगी, फेलिडस कहलाएगी, और फेलिडस के शीर्ष भाग से कॉनिडियम विकसित होना प्रारंभ होते हैं। ये कॉनिडियम किस प्रकार से विकसित होगा उसकी प्रोसेस देखिए।
कि ये एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम फैलिडस कहते हैं, या हिंदी में इसको नाम देते हैं प्रांगुल कहते हैं, प्रांगुल। अब प्रांगुल में होगा क्या, सबसे पहले ये प्रांगुल एक केंद्रीय होता है अथवा बहुकेंद्रीय होता है, दोनों ही कंडीशन पाई जा सकती है। इसके ऊपरी भाग से एक गोलाकार अतिवर्ती विकसित होती है। अब ये अतिवर्ती प्रारंभ में जीवद्रव्य युक्त होती है लेकिन अकेंद्रीय होती है। उसके बाद में प्रांगुल से एक केंद्रक इस अतिवर्ती के अंतर्गत प्रवेशित होता है। इसके पश्चात ये गोलाकार अतिवर्ती के आधारीय भाग पर एक पट का निर्माण होने से ये प्रांगुल से जीवद्रव्यिक रूप से पृथक हो जाती है, लेकिन जुड़ी किससे होती है, प्रांगुल के शीर्ष भाग से। इस शीर्ष भाग युक्त बनी हुई संरचना को हम नाम देते हैं कॉनिडियम, कॉनिडियम। अब ये कॉनिडियम एक केंद्र की भी हो सकता है और बहुकेंद्र की भी हो सकता है। बहुकेंद्रिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः पेनिसिलियम के कॉनिडियम एक केंद्रकीय ही होते हैं। अब क्या होगा आगे, एक कॉनिडियम विकसित होने के बाद में प्रांगुल से फिर एक कॉनिडियम विकसित होता है, तो ये कॉनिडियम मान लेते ये एक विकसित हो गया। तो पहले बना हुआ कॉनिडियम का आकार बड़ा होगा, जबकि सेकंड बार बने हुए कॉनिडियम का आकार छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से कॉनिडियम बना, तो इसका मतलब कॉनिडियम की श्रृंखला विकसित हुई और इसी को हम क्या नाम देंगे, कॉनिडियो। इस प्रकार से इस प्रांगुल संरचना से कंटिन्यू कई कॉनिडियम विकसित होते जाते हैं। नवनिर्मित कॉनिडियम प्रांगुल के शीर्ष पर और इस कॉनिडियम श्रृंखला के आधार पर विकसित होता है। क्योंकि विकसित किससे होता है, प्रांगुल से। जैसे जैसे नई कॉनिडियम बनेगी वैसे वैसे पुराने कॉनिडियम को दूर खिसकाते जाएंगे, जैसे एक लंबी सी श्रृंखला बनेगी। अब बनने वाला नया कॉनिडियम चूंकि इस श्रृंखला के आधारीय भाग में है, इसीलिए इसको तलाभिसारी क्रम कहते हैं। विकास की प्रक्रिया कौन सी हुई, तलाभिसारी क्रम के अंतर्गत कॉनिडियम विकसित होते हैं। इन कॉनिडियम का एक विशेष रंग होता है। रंग होने का मुख्य कारण क्या है कि जो पृथक होने वाले कॉनिडियम होते हैं वो मूल रूप से दो परतों से आवरणित संरचना होती है। एक को बाह्य परत कहते हैं, एक को आंतरिक परत या बाह्य चोल और अंतरचोल कहते हैं। इस आवरण के अंतर्गत वर्णक पाए जाने के कारण ये नीले रंग का या हरे रंग का इत्यादि रंग इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसी रंग के आधार पर इस पेनिसिलियम को ग्रीन या ब्लू मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। नीली या हरी फुफुंद कहते हैं, जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है, कॉनिडियम के अंतर्गत रंग के कारण। अब जितने मैटुली हैं, तो मैटुली से दो फैलिडस सामान्यतः विकसित होता है, तो बहुत सारे मैटुली इसके अंदर पाए जाएंगे। तो पूरा का पूरा इस कवक तंतु पर एक समूह के रूप में कलाकार की कुंची के समान फैली हुई स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, जिसके शीर्ष भाग पर श्रृंखला के रूप में कॉनिडियम पाए जाएंगे। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है जैसे पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म। नाम क्या है, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कॉनिडियम की श्रृंखला नहीं बन रही है, बल्कि उसके स्थान पर एक नई श्रृंखला बनती है, उसको कॉरिनियम कहते हैं। क्या नाम देंगे, कॉरिनियम कहते हैं। और इस कॉरिनियम में कॉनिडियम के समान जो स्पोर बनते हैं उसको कॉरिनियम स्पोर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये एक अपवाद के रूप में कॉरिनियम डेवलप हुआ। जैसे ही कॉनिडियम विकसित हो जाएगा तो सबसे पहले परिपक्व कौन सा हो जाएगा, शीर्ष भाग पर, और उसके बाद में आधारीय भाग पर, क्योंकि तलाभिसारी क्रम के अंतर्गत विकसित हुए हैं। तो पहले मान लेते हैं ये कॉनिडियम विकसित हो गया, कॉनिडियम।
तो इस पहले कॉर्निडियम और दूसरे कॉर्निडियम के मध्य एक पट पाया जाता है, इसको विभाजक पट के नाम से जाना जाता है। इस पट के विघटित होने से कॉर्निडियम पृथक हो जाता है। क्या हो जाएगा? पृथक। इस प्रकार से कई कॉर्निडियम जैसे जैसे परिपक्व होते जाएंगे वैसे वैसे पृथक होते जाएंगे। अब ये कॉर्निडियम हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, प्रकीर्णित होता है। और प्रकीर्णित होने के बाद में जैसे इसके लिए अनुकूल परिस्थिति आएगी उस स्थिति में ये अंकुरित होंगे। और अंकुरण करने के दौरान क्या होगा? सबसे पहले इसकी ये जल को अवशोषित करने के कारण अपने आकार में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के कारण बाह्य आवरण होता है वो टूट जाता है, और टूटते ही आंतरिक आवरण होता है या अंतःचोल होता है वो एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस कॉर्निडियम में पाया जाने वाला केंद्र अब इस नलिका के अंदर आ जाता है। इस नलिका को जर्म ट्यूब कहते हैं या जनन नलिका के नाम से जाना जाता है। अब ये जनन नलिका उपयुक्त स्थान पर विकसित होकर के पुनः एक नए कवक जाल का निर्माण करेगा। जब तक जनन नलिका से पूर्ण रूप से कवक जाल नहीं बनता तब तक इस स्पोर का आधारीय भाग शेष रहता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे विघटित हो जाता है। केंद्रक नलिका में आने के पश्चात नलिका से जैसे कवक तंतु विकसित होते हैं उसी स्थिति में इसमें पट का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। पहले कवक तंतु बनेगा और बहुत सारे कवक तंतु मिलकर के कवक जाल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से पेनिसिलियम अचल बीजाणु के द्वारा, जिसको क्या नाम दिया? कॉर्निडियम। अचल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस कॉर्निडियम पर किसी भी प्रकार के गमनांग संरचना, जिसको कशाभिकाएँ कहते हैं, वो नहीं पाई जाती, और नहीं पाई जाएगी तो इसको स्थानांतरित होने के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं। तो इन स्पोर की सहायता से ये अनुकूलित वातावरण के अंतर्गत जनन करता है, और जनन करने की इस प्रक्रिया में चूँकि बनने वाले कॉर्निडियो स्पोर या कॉर्निडियम बहुत अधिक संख्या में होता है, इसलिए ये तीव्र गति से जनन करने हेतु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उपयोग करता है या इस विधि के द्वारा जनन करता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने समझा है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड को, उसकी प्रोसेस को। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम में पाए जाने वाले लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसा कि हमने ईस्ट के अंदर पढ़ा था, एल्बुगो के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से इस कवक में भी लैंगिक जनन होता है। तो वो कौन सी विधि के द्वारा और कैसे होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।